हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं कि ठीक ठाक ही होंगे। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आरआरबी एलपी टेक्नीशियंस भर्ती 2024-25 के लिए, जो कि प्रीवियस ईयर पेपर 2018 का है, जिसमें कि हम लोग मैथ और साइंस के क्वेश्चंस को करने वाले हैं। तो जिसमें कि मैथ के लगभग क्या 20 क्वेश्चंस होंगे और 10 साइंस के क्वेश्चन होंगे, जिसको हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। इससे ये भी पता चलेगा कि इसमें किस तरह के क्वेश्चंस को पूछा गया था पिछली बार जो एलपी टेक्नीशियंस का CBT 1 हुआ था उसमें। तो ये वीडियो देखिए, ज़्यादातर नॉर्मल छात्रों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद हो सकते हैं, क्योंकि हमें पता है नॉर्मल छात्र जो है वह सही तरीके नहीं लगा पाते हैं जो किसी भी क्वेश्चन को जल्दी कर सके, यानी कम टाइम में कर सके। तो चलिए देखते हैं और करने का कोशिश करते हैं। ओके, देखिए, आदि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज XYZ है, तो कोण BAC बराबर 55 डिग्री और कोण ZXY बराबर, यानी y का मान क्या होगा। यानी कहने का मतलब जब इस तरह का आपको क्वेश्चन मिले ना, थोड़ा सा अगर नहीं कुछ समझ में आ रहा है तो एक बार फिगर को ड्रॉ कर लीजिए कि क्या करना है। मेरी बात को समझिए। एक ABC है, समरूप त्रिभुज बोल रहा है, यहाँ पर समरूप त्रिभुज था, टाइपिंग मिस्टेक है। और दूसरा, जैसे मैंने यहाँ पर A था, A से स्टार्ट किया और A से गया, उसी तरह सेम टू सेम X है, X से स्टार्ट कीजिए और ऐसे चाहिए YZ। तो हमसे दिया कौन है BAC। इस कोण के बारे में दिया है, इस कोण के बारे में दिया 55 डिग्री है ना। तो हमसे पूछा कौन है ZXY, यानी ZXY इसी कोण के बारे में पूछ रहा है। तो जब समरूप त्रिभुज का ये कोण जितना होगा उतना ही ये वाला होगा। अगर जितना ये होता उतना ही ये होता, और जितना ये और जितना ही ये, तो कोण A का तुलना X से करने बोल रहा है, तो जितना ये है उतना ये होगा, 55 डिग्री ही। इस क्वेश्चन में कुछ जान ही नहीं था। नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन अच्छा है, करने का कोशिश कीजिए। हमसे करने से पहले आप भी वीडियो रोककर करने का कोशिश कीजिए, जिससे कि आपको ज्यादा फायदा मिलेंगे। तो देखिए, अधिक घन के किनारों की लंबाई का योग एक वर्ग के परिधि के 4 गुना है। तो चलिए, घन तो आप समझते होंगे कि घन क्या होता है, जैसे जिसकी सभी भुजा बराबर हो लेकिन उसमें कितना किनारा होता है। जैसे आप छक्का गोटी, लूडो का छक्का गोटी जो होता है, जिस पर 5 6 7 जो यानी 6 तक जो लिखा होता है, वह क्या है, घन है, एक क्यूब है ना। इस तरह से, लेकिन इसकी जो भुजा होती है सभी के सभी बराबर इक्वल भुजा होते हैं, है ना। और दूसरा बोला है वर्ग, तो ये वर्ग है जिसकी सभी भुजा बराबर हो, लेकिन इसमें भी सभी भुजा बराबर है, लेकिन इसमें भी सभी भुजा। वर्ग और घन में अंतर है कि ये त्रिविमीय जो है फिगर है, ये द्विविमीय फिगर है, यानी ये 2D फिगर है, ये 3D फिगर है। तो इस बात को समझिए, ये बस अंतर है। तो जो कह रहा है उसको कर देखते हैं, जो इसमें क्या कर रहा है। तो इसकी भुजा को जो है कुछ मान लेते हैं, इसकी भुजा A है और इसकी भुजा को हम B मान रहे हैं, वर्ग की भुजा को B मान रहे हैं। तो देखिए, इसकी सभी भुजा बराबर, लेकिन इसमें टोटल कितने किनारे होंगे, तो आप देखिएगा तो इसमें टोटल 12 किनारे होते हैं। तो यही तो बोल रहा है किनारों की लंबाई का योग, तो 12 को किनारा होता है, सभी किनारों की जो लंबाई हमने यहाँ पर माना वो A है, तो ये इसका टोटल योग हो गया 12A। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं, 12A। हालांकि A को 12 बार जोड़िएगा तो 12 ही होगा, बात समझ। तो यहाँ पर वर्ग के परिधि, वर्ग का परिधि मतलब क्या, 4 गुना भुजा, ये है ना।
4 गुना भुजा, तो 4 गुना भुजा, तो 4 गुना भुजा, इसकी क्या माने है b, और बोल रहा है इसकी 4 गुना है, वर्ग के परिधि का 4 गुना है, यानी इसका भी 4 गुना है, वर्ग के परिधि का 4 गुना। तो ये दोनों आपस में इक्वल, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये 4 से कटा दें अगर, तो यहाँ से a बराबर कितना निकल कर आ जाएगा, 4b/3। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? तो चलिए अब जो आगे क्वेश्चंस कह रहा है उसको समझिएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ भले ही हमें बताने में टाइम लगेगा, लेकिन अगर आप सीखते हैं, खुद से करते हैं, तो उतना टाइम नहीं लगेगा, इस बात को समझिए। यदि घन के आयतन का मान का चतुर्थांश वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है, तो इस घन के आयतन के बारे में बात कर रहा है। नेक्स्ट स्टेप जो है वह घन के आयतन के बारे में। घन का आयतन क्या होता है? भुजा क्यूब, और इसकी भुजा क्या है? a है, इसका मतलब a क्यूब, उसको इक्वल, यानी घन के आयतन का चतुर्थांश, यानी इसका 1/4 भाग, इसका 1/4 भाग। चतुर्थांश मतलब क्या? 1/4 भाग वर्ग के क्षेत्रफल के मान के बराबर है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या है? इसका भुजा क्या है? b, तो b² के बराबर है। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? b² के बराबर है, ठीक है। तो हम यहाँ पर कहने का मतलब b के जगह को कुछ पुट कर सकते हैं क्या? अगर आप ध्यान से देखें, या तो इसी a के जगह पर कुछ पुट कर दीजिए। a का मान कितना? 4b/3, तो 1/4 और a के जगह पर 4b/3, लेकिन क्या क्यूब ना है, तो इसका मतलब यहाँ पर ये क्यूब बराबर में इधर क्या है? b², क्या है? b²। बात समझ रहे? तो यहाँ से जो भी निकलेगा देखा जाएगा क्या है। तो 1/4, 4 का क्यूब 64, और b का क्यूब b³ का क्यूब 27, और इधर b²। तो ये अगर हम कहें यहाँ पर, तो ये यहाँ पर 2 बार b है और यहाँ पर 3 को, तो एक बार तो आराम से कट जाएगा, तो सिर्फ b बचेगा। तो ये 4 से ये 16 टाइम में कट जाएगा। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? तो इसको b बराबर सोल्व करने पर क्या आया? 27/16। तो हमसे पूछा क्या गया है? वर्ग की भुजा, और वर्ग की भुजा को हमने क्या माना? b मान लिया, और b बराबर 27/16। कुछ इकाई विकाई नहीं है, तो सीधा यहाँ पर इकाइयाँ कह रहा है, कोई यूनिट यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, सेंटीमीटर या कुछ भी, तो हम कह सकते हैं इकाइयाँ। b का जो है 27/16। अच्छा क्वेश्चन है, और इस तरह क्वेश्चंस को लगभग ही लोग कर पाते हैं। हो सके उनमें से आप हो जिसमें कि आप कर सके। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को। 3 त्रिभुजों को एक बड़े त्रिभुजों के तीनों कोनों में इस तरह बनाया गया कि प्रत्येक छोटे त्रिभुज की प्रत्येक भुजा बड़े त्रिभुज के अनुरूप की 1/4 है। तो 3 छोटे त्रिभुजों की कुल क्षेत्रफल और बड़े त्रिभुजों के शेष क्षेत्रफल के बीच का अनुपात क्या है? ये बात हमसे पूछ रहा है। तो चलिए देखिए इसको कैसे कर सकते हैं, इस बात को समझिए। अच्छा क्वेश्चन है, पहले आप भी बनाइए। यहां पर मैंने एक त्रिभुज को ड्रॉ किया, ठीक है। इस त्रिभुज को ड्रॉ किया, तो इसके पर सभी कोनों पर एक त्रिभुज और बना दिया, एक त्रिभुज और बना दिया। तो 3 छोटे त्रिभुज बन गए और एक पूरा बड़ा त्रिभुज है। एक पूरा क्या है? बड़ा त्रिभुज। तो अब मेरी यहाँ पर बात को गौर से समझिए कि हम बड़ा त्रिभुज की भुजा को, बड़े त्रिभुज की जो भुजा है उसको हम यहाँ पर 4 मान लेते हैं। क्या करते हैं? 4 इकाई, सेंटीमीटर, जो भी मानना है मान लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। तो छोटे त्रिभुज
की जो भुजा है वो क्या हो जाएगा। तो इसने साफ साफ कहा है कि प्रत्येक छोटे त्रिभुज की प्रत्येक भुजा बड़े त्रिभुज के अनुरूप, यानी इसके अनुरूप भुजा की 1/4 है। यानी इसकी भुजा मैंने 4 माना तो इसका 1/4, 4 का 1/4 क्या होगा, तो आपका जवाब होगा कि 1। तो छोटे त्रिभुज की भुजा क्या होगी, 1। अब यहाँ पर आप लगा सकते हैं, मैंने यहाँ पर इसको जो है समबाहु त्रिभुज मान लिया है। ओके, तो यहाँ पर देखिए ये 1 आया, ये 4 है। इस बात इस तरह से हमने देख लिया। तो हम पहले या तो तीनों छोटे का निकाल लेता हूँ या सिर्फ बड़े का। तो मैं छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए यहाँ पर कर रहा हूँ। छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल मैं निकाल रहा हूँ, क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या, √3/4 a स्क्वायर, यानी कहने का मतलब भुजा स्क्वायर। तो इसकी भुजा कितनी, तो छोटे का भुजा 1। तो एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल गया। क्या मेरी बात को समझ रहे, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो गया, √3/4। तो हमसे 3 त्रिभुज, छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा है कुल में। तो ये तो 1 छोटे का है, तो 3 छोटे का कितना, 3 समझिएगा, 3 छोटे मैं लिख नहीं रहा हूँ। तो इसको 3 से गुना कर दीजिए, 3√3/4। ये 3 छोटे का क्षेत्रफल हो गया। अब मैं बड़े का निकाल रहा हूँ। छोटे बड़े मतलब समझिएगा कि त्रिभुज के बारे में बात कर रहा हूँ। ओके, तो बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो ये भी √3/4। इसकी भुजा कितनी, 4। तो यहाँ पर भुजा स्क्वायर मतलब 4 चौके 16 है ना। त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4, भुजा स्क्वायर, तो भुजा 4 है तो इसका स्क्वायर 16। तो ये कितना हो गया, 16√3/4। तो हमसे पूछा क्या है, 3 छोटे का कुल क्षेत्रफल जो यहाँ दिया है, 3 छोटे का कुल क्षेत्रफल और बड़े त्रिभुज के शेष क्षेत्रफल, यानी तीनों छोटका को निकाल दें तो बाकी बात जो बचा हुआ बड़े त्रिभुज है, बड़े उसका शेष हिस्सा है वो, यानी शेष कह सकते हैं शेष का क्षेत्रफल। अब मेरी बात को यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। तो 3 को छोटका का तो हम निकाल चुके हैं, कितना है, 3√3/4। अब शेष का हमें निकालना है। तो ये बड़का का यानी टोटल का है, अगर मैं इसको ABC कहा दूं, ये टोटल का है 16√3। जरा गौर से समझिएगा, ये टोटल का है 16√3। इनमें से 3 को घटा देंगे यानी 3√3/4। मैं इस जगह पर कर रहा हूँ, समझिएगा। 16√3/4 में घटा दूं 3√3/4, तो कितना बचेगा, तो 16 में 3 गया, 13√3/4 ये तो बचेगा। सॉल्व कीजिएगा इसको, देखिएगा उतना ही आएगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर 13√3/4। तो √3/4 इसमें भी, √3/4 इसमें भी, तो बच गया क्या, 3:13 है ना। अच्छा क्वेश्चन, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो उम्मीद करते हैं कि आप समझ पा रहे होंगे। देखिए दोस्त, यहाँ पर आप कोई क्लास का तैयारी नहीं कर रहे हैं कि अगर मैं इस जगह की चीज को अगर मैं बारीकी से ना लिखूं तो आप ना समझ सको। जिधर जगह मिलता है उधर फिट कर दीजिए। हमें आंसर से मतलब है, कहाँ लिख रहे हैं उससे मतलब नहीं। आप समझ रहे हैं, तो इसलिए नहीं समझिएगा कि इधर एक सुर से लिखें तभी वो आपका तरीका सही हो ना आंसर। क्योंकि देखिए, आप जब एग्जाम देने जाइएगा तो आपके पास एक पेज मिलेंगे, उस पेज में आप कहीं भी बनाइए कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर तो आपको देना ही होगा, है कि नहीं। तो आंसर देने से मतलब है, कहाँ लिख रहे हैं उससे मतलब नहीं है। भले ही आप हो सकता है PDF में ना समझ सके, तो इसलिए आप PDF पर भरोसा ना करके यहाँ जरूर देखें, जिससे कि ज़्यादा समझ में आएगा। हालांकि PDF भविष्य के लिए संभाल कर रख सकते हैं, जिसको बाद में बना सके, है कि नहीं। तो दी गई श्रृंखला में 20वां पद कौन सा होगा।
हमसे 20वां पद के बारे में पूछा है। तो मैंने कहा कि जौन सा पद पूछ रहा है हमसे, यहाँ पर ए 20वां के बारे में बात कर रहा है, नहीं 20वां पद के बारे में। जैसे ये A1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये डॉट डॉट आगे तक ये 20 तक गया है। तो ये लास्ट पद के बारे में पूछ रहा है, तो ये 20वां के बारे में पूछ रहा है। तो जैसे ही 20वां का बात किया तो इससे 1 घटा देना, a प्लस 20 में 1 गया कितना 19 d। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? a 20वां के बराबर a प्लस 19 d। अभी a क्या है, d क्या है, इस बात को समझिए। ये जो पहला A1 है, या तो यहां पर कह सकते हैं सीधा सीधा A1 प्लस 19 d, सीधा बात खत्म। A1 प्लस 19 d, तो A1 तो हमें मिल गया। अब d चाहिए। d क्या होता है? A2 माइनस A1, या कहीं पर भी घटाइए। A3 में A2 को घटा दीजिए, ये हमारा d है, ये हमारा क्या है d, यानी सार्वंतर जिसको कहते हैं, तो d है। तो A2 कितना माइनस का 47, इसमें घटाना है माइनस का 50, तो यहाँ से ये कितना निकल कर आ जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस, यानी 47 प्लस 50, तो ये जाकर 7 निकल जाएंगे। क्या हो जाएंगे? 7 क्या बात है, 3 हो जाएंगे। क्या होंगे? 3। ओके, तो अब हमें चाहिए क्या? ये चीज हमें A20 चाहिए, है ना। तो A1 कितना माइनस का 50 प्लस 19, 3 d का मान कितना 3 आया है, तो यहाँ से माइनस 50 19 दिया 57, 57 में 50 जाएगा तो कितना आएगा 7। ये हमारा राइट आंसर 7 हो जाएगा। ये चीज मैंने क्यों लिखा, ऐसा क्यों किया, इसका मैंने एक प्रॉपर 5 मिनट का वीडियो बनाया है, जिससे कि आपका जो हो सकता है कि जो AP से रिलेटेड क्वेश्चंस हो वो सारे सोल्व हो सके। आप जरूर एक बार ट्राई कीजिएगा, खोजिएगा वीडियो। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं है, 5 या 6 मिनट का होगा, जिसमें इस बात को यानी मतलब समझिए कि AP को पूरा कंप्लीटली उस 5 मिनट में मैंने समझाया है। तो जरूर देखने का कोशिश कीजिएगा, और हो सके तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको आसानी से बनने लगे। ठीक है, देखिए, सुनील अपनी यात्रा सायं 2:33-34 बजे शुरू करता है, नहीं 2:33 पर शुरू करता है, और गंतव्य स्थान तक 4:43 में पहुंचा। तो अनिल ने सुनील के 45 मिनट बाद, चलिए पहले मैं लिखता हूं कि अनिल ने कब शुरू किया। ओके, मैं यहां पर देखता हूं अनिल नाम का कोई व्यक्ति है जिसने स्टार्टिंग किया, स्टार्टिंग जो है 2:33-34, और इंड जो किया, जो पहुंचा 4:43-45। अब दूसरा कोई बंदा है सुनील, ठीक है, एक और बंदा है जो है सुनील। अब सुनील है, यहाँ पर सुनील नाम का कोई व्यक्ति है जो कि अनिल ने सुनील के बाद, सुनील के 45 मिनट बाद, अच्छा पहले ही सुनील था, मैंने अनिल पढ़ लिया बाय मिस्टेक्स, सॉरी दोस्तों। अच्छा पहले ये सुनील ही था, ये कौन था? सुनील, और ये था अनिल। अनिल ने बाद में किया। तो जो अनिल ने सुनील के 45 मिनट 27 सेकंड बाद, यानी सुनील ने इतना टाइम पर किया, तो अनिल ने 45 मिनट 27 सेकंड के बाद शुरू किया। ओके, और अंत कब किया? गंतव्य स्थान तक जो पहुंचा तो वह 37 मिनट 16 सेकंड बाद पहुंचा। 37, ये तो 4:43-45 में पहुंच गया, ये 37 मिनट और लेट से, और जो कि 16 सेकंड लेट किया। तो यहाँ से इसका टाइमिंग देखें तो ओरिजिनल में ये कब स्टार्ट किया अनिल, तो ये 7:4-11, 3-2-5-1 6, 5-3 8, 4-3 7, और ये 2,
यानी 2:78 यानी यहाँ से घंटा निकाल सकते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ ताकि हमें और आसानी होगा सॉल्व करने में। अगर आप चाहें कि यहाँ से 60 मिनट इधर टपका दें यानी इधर ट्रांसफ़र कर दें तो ये 3 बज जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा मतलब कि 18 मिनट हो जाएगा, है ना। 60 मिनट इससे निकाल, अगर इससे 60 सेकेंड निकाल लेते थे यहाँ, फिर थोड़ा सा उलझना में फंस जाते हैं, इसलिए मैं यहाँ पर वो चीज़ नहीं कर रहा हूँ, उस बात को समझिएगा। 6 5 11, 4 1 5 1 6, 7 3 10, 0, 4 3 7, 1 8 और ये 4। तो देखिए अनिल ने स्टार्टिंग किया 2:78 में और अंत किया 4:80 में। तो हमसे यहाँ पर पूछा गया अनिल को अपनी यात्रा पूरी करने में कितना समय लगेगा, यानी अनिल को अब कितना टाइम जो है कंज्यूम्ड हो रहा है, मतलब कि कितना टाइम लग रहा है। तो अंतिम समय में से फर्स्ट समय को घटा दीजिए, तो अंतिम समय क्या है 4:80 61, यही ना, और फर्स्ट समय स्टार्टिंग समय 7:78 61। तो देखिए मैंने यहाँ पर इसलिए चेंज नहीं किया ताकि घटाने में आसानी होगा। 0 0, 80 में 78 गया 2 और 4 में 2 गया 2, तो इसको जो टाइम लगा 2 घंटा 2 मिनट। कितना लगा 2 घंटा 2 मिनट। अगर यहाँ पर कुछ आता तो सेकंड भी कहते हैं, बात समझ रहे हैं। तो यहाँ पर 0 0 आया तो इसलिए सीधा 2 घंटा 2 मिनट, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। तो बस तरीके को समझिए और करने का कोशिश कीजिए। इसीलिए तो मैं कहा हूँ कि यहाँ पर मैं आपको जो बताने का कोशिश करूँगा थोड़ा शॉर्टकट तरीके से, ताकि आपका समय कम लग सके। लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी थेथर होते हैं जिसमें आप कितना शॉर्टकट लगाइए टाइम तो लेगा। जैसे बोर्ड मार्क्स के कुछ प्रश्न होते हैं जो दिया ही जाता है टाइम को फंसाने के लिए। इस क्वेश्चंस को देख लीजिए। इस क्वेश्चन में कुछ यहाँ पर जो था कुछ डाटा वगैरह था जो कि थोड़ा फ्रैक्शन मतलब कि अलग सा डाटा था जो कि लिखने में टाइपिंग करने में नहीं बन रहा था, जिसके वजह से मैंने यहाँ पर नहीं लिखा। मैंने सोचा कि बाद में लिख दूंगा, फिर ध्यान में नहीं रहा, तो मैं अभी डायरेक्ट देख रहा हूँ कि ये हो रहा है। तो यहाँ पर समझिए, इसका मैं निकाल लूँ यहाँ पर आखिर था क्या रियली में। ये था 208.4/5। ये चीज टाइपिंग हमसे नहीं हो पा रही है, इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। 23.1/5 इतना है, ठीक। तो इसको कीजिए। कहता है इतना मीटर लंबी किसी लाठी को तोड़कर समान लंबाई वाली 23.1/5 लाठियों में विभाजित किया गया तो कुल कितनी लाठियां प्राप्त होगी। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि इसको पहले जो फ्रैक्शन में उसको भिन्न में बदलिए। तो यहाँ पर देखिए 208.4/5 इसको आप सीधा कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा 208 गुना 5। इसको इससे गुना करते हैं और इसको जोड़ते हैं, यही होता है ना। तो 1040 और 4 1044/5। फिर इसको आप सीधा कीजिएगा तो ये क्या होगा 23 25 115 116/5 यानी 23.1/5 को अगर आप सोल्व कीजिएगा तो 116/5, ठीक है। इतना तो कहता है कुल यानी इतना मीटर टोटल लंबा है और इतना मीटर का लाठी बराबर भागों में बांटना है, तो कितना होगा ये आंसर। तो ये सिंपल सा है, बड़ा वाला को छोटा वाला से भाग दीजिए। 1044/5 इसको भाग देना है 116/5। तो ये 5 से 5 खत्म, तो क्या हुआ 144/116। तो कहीं ना कहीं कटना तो चाहिए, देखते हैं किससे कटता है। लास्ट का डिजिट अगर यहाँ पर मैं इसको 7 से गुना कर दूं तो 7×42 ऊपर 4 है, 6 नहीं 7 नहीं हो सकता है।
अगर 8 से गुना कर दूं, 8 छक 48, लास्ट में 4 है, 8 भी नहीं। 5 से गुना कर दूं, 5 छक 30, लास्ट में 4 है नहीं। तो एक ही ऑप्शन बचा, हालांकि आप करके देख सकते हैं। 116 से ये 9 बार में कटेगा। तो इस क्वेश्चन को मेरे कराने का मकसद सिर्फ यही था कि आप यहाँ पर कभी कदाल यूनिट डिजिट पर ध्यान दीजिए, जिससे कि आपका आंसर आ जाता है, या मल्टीपल को चेक कीजिए। कि ऑप्शन पर ध्यान देने के लिए मैं इस क्वेश्चन को दिया था, हालांकि इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, बात समझ रहे हैं। इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा भी भारी नहीं, बस थोड़ा सा यही भारी है कि इसको सोल्व करना है। तो अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाते तो इसको भी फास्ट आप कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर देखा 208 पूर्णांक 4/5 था। मेरी बात को यहाँ पर समझिए, ये था 208 पूर्णांक 4/5 ये था। तो मैंने 200 को 5 से गुना किया, 1000 आया, और 8 को 5 से किया, 40 आ जाते, 1040। और हमें ये पता है कि इसको जोड़ना होता है, तो 1040 में 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 144। तो इसलिए मैंने डायरेक्ट कहा कि 1044/5। मेरी बात को समझे। तो बस यहाँ पर मैं ये बताना चाहता हूँ, कब कुछ सवालों में जो है रहता कुछ नहीं, बस कैलकुलेशन रहता है, और उस कैलकुलेशन में भी कुछ ना कुछ राज छिपा होता है। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन को फास्ट कीजिए, आपका मैथ का जो टाइमिंग आता है वो बिल्कुल कम हो जाएगा। मैथ का नींव ही है कैलकुलेशन। आप जितना ज़्यादा फास्ट कैलकुलेशन कीजिएगा उतना ही जल्दी आपका आंसर आएगा। जैसे नीचे दी गई आयु बच्चों की समूह की है, माध्यिका आयु ज्ञात कीजिए। अब मैं कहूँ तो अगर आप इसको अगर तरीके से करते हैं तो कम से कम 25 से 30 सेकंड लगेगा, लेकिन उससे भी कम समय लग सकता है। जैसे मैं आपको समझाना चाहता हूँ, अगर माइंड में आप ये चीज सोच लो कि ये पहले है कितनी संख्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 को सम संख्या है। तो सम संख्या होने का मतलब क्या, n/2 वहां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद अपॉन 2। ये सम संख्या के लिए माध्यिका का फॉर्मूला है। तो अगर इस फॉर्मूले को आप मन में कैलकुलेट कर लें कि n का मान हमने 8 देखा, n का मान हमने कितना देखा 8, तो 8 को 2 से भाग दीजिएगा, चौथा पद, 4 में 1 जोड़िएगा, 5वां पद, और इन दोनों पदों को जोड़ने पर हमें क्या प्राप्त होगा, माध्यिका प्राप्त होगा। 2 से भाग देने पर क्या प्राप्त होगा, माध्यिका। अगर इस बात को अगर मन में ही कैलकुलेट कर लेते हैं तो यहाँ से मैं अगर इस तरह से मैं चाहूँ, पहले आप इसको अब कहने का मतलब कि आप इसको अब सजाइएगा आरोही क्रम या अवरोही क्रम में, फिर जाकर आप चौथा और 5वां पद को ढूंढिएगा। लेकिन मैं कहता हूँ डायरेक्ट आप चौथा 5वां पद को ढूंढ सकते हैं। कैसे, पहले स्थान पर सबसे छोटा तो ये 1 नंबर पे, इससे थोड़ा सा बड़ा ये 2 नंबर पे, इससे थोड़ा सा बड़ा ये 3 नंबर पे, इससे थोड़ा सा बड़ा ये 6 जो है 4 नंबर पे, इससे थोड़ा सा बड़ा ये 7 है, ये 5 नंबर पर। तो हमें चौथा और 5वां चाहिए, चौथा और 5वां। चौथा पद कितना 6, 5वां पद कितना 7 अपॉन 2। तो 7 13/2 कितना 6.5। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं। तो यही डिफरेंट है एक नॉर्मल स्टूडेंट में और एक जो अच्छे स्टूडेंट होते हैं, वो इन सब चीज़ों में नहीं फंसते हैं, ना ही ये चीज़ों में। वह सिर्फ संख्या देखता कितना है, और फिर वह मन में ही कैलकुलेट कर लेता कि कौन कौन सा पद लेना है। बात समझ रहे हैं। और डायरेक्ट, और ना ही इसको आरोही क्रम में सजाता, ना ही अवरोही क्रम में। मेरी बात को समझ रहे हैं। ना ही वह घटते क्रम में सजाता, ना ही बढ़ते क्रम में। डायरेक्ट वह यहीं से देख लेता कि ये यानी पहला स्थान पर आएगा, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, और ये 5वां स्थान पर। वहां के बाद तो 6ठा 7वां 8वां, तो ये जो हो सकता है। तो हमें तो बस चौथा और 5वां तक ही तो चाहिए। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं। तो टोटल हमें लिखना क्या जरूरी, कोई जरूरी है क्या, नहीं ना। तो इसलिए डायरेक्ट आंसर आता। तो समझिए इस बात को, और क्या बोल सकता हूँ।
अब किसी दोस्त ने कहेंगे कि ये क्वेश्चन तो आपने कराने में 4-5 मिनट लगा दिए या 3 मिनट लगा दिए, तो मैं उसको बता दूं ये चीज समझाने में लगाए, करने में नहीं। इस बात को समझिए। देखिए, एक परिमेय संख्या का हर इसके अंश से 10 अधिक है। यदि अंश को 4 बढ़ा दिया जाता और हर को 3 कम कर दिया जाता तो प्राप्त संख्या 5/6 है। तो वास्तविक संख्या परिमेय संख्या का कितनी है? मतलब कि नहीं, कहने का मतलब सीधा सीधा कोई एक भिन्न मान लेना है। मान लेते हैं, अगर मानना नहीं है तो इन्हीं कोई ऑप्शन पर ध्यान डालिए। कहता है कि अंश हर जो है अंश से 10 अधिक है, यानी भिन्न में जो होता है, अगर मैं कहूँ कोई भिन्न है 9/5 तो ऊपर वाला अंश है और नीचे वाला क्या है? हर है। क्या इस बात को समझ रहे हैं? तो इसने कहा कि हर इसके अंश से 10 अधिक है, यानी ये नीचे वाला ऊपर वाले से 10 अधिक। तो यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, सभी में। इस बात से हमें आंसर नहीं मिला। लेकिन अगर कहता है यदि अंश में 4 बढ़ा दिया जाए, यानी ऊपर वाले में आप 4 बढ़ा दो, 19 4 13, और नीचे वाले में 3 कम कर दो, 19 में 3 गया 16, और इसका जो प्राप्त होगा वह 5/6 होगा। इसको कटाइए पिटाइए तो क्या 5/6 निकलेंगे? नहीं, तो ये आंसर नहीं हो सकता है। बात समझ रहे? फिर सेम टू सेम यहाँ पर देखना है, ऊपर वाले में आप 4 बढ़ा दो तो 15, और नीचे वाले में 3 घटा दो तो ये 18। इसको कटाते हैं तो देखिए 3 से 5 बार में, 3 से 6 बार में कट गया तो 5/6 आ गया कि नहीं? तो ये बिल्कुल राइट आंसर है। हालांकि अगर इसको तरीके से करते तो आप कोई x/y भिन्न मानते। बात समझ रहे? x/y कोई भिन्न मानते, इसमें फिर अंश में 4 बढ़ाते और नीचे वाले में 3 को कम करते, फिर जाकर ये 5/6 लिखते, फिर जाकर सोल्व करते हैं, तब जाकर आंसर आता। तो ये सब करना क्या जरूरी है? मेरी बात को समझ रहे? तो थोड़ा ऑप्शन पर ध्यान दिया कीजिए। इसीलिए ना कहा हूँ कि ये सब तरीका देखिए, अभी जो नॉर्मल स्टूडेंट होंगे, जो शुरुआती दौर में होंगे, कंपटीशन में कदम रखे होंगे, तो उसके लिए जो है बहुत सारे ऐसे तरीके होंगे जो उसको नहीं पता होगा, और उनके सामने जो सीनियर स्टूडेंट बैठे होंगे वो बहुत जल्दी आंसर को कर लेता होगा। तो वजह क्या है? क्योंकि वो उस तरीके को नहीं जान पाता है कि जिस तरीके से जल्दी आंसर आ सके। बात समझ? तो सीखिए और अपना स्कोर बढ़ाइए। निम्नलिखित में से कौन सी एक परिमेय संख्या है? मतलब कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसका हल करने पर रूट में आंसर ना हो, ये ना। तो मैं सभी में 32 है, 32 को तोड़ लेता हूं। अगर मैं 32 को तोड़ना चाहूं तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 है ना। तो 2 कैगो आया? 1 2 3 4 5, जिसमें भी करनी में 5 होगा वही राइट आंसर होगा। ये कहने का मतलब देखिए, अगर मैं इसके 5 डालता तो इस 5 कहने का मतलब कि इसका गुणनखंड तो यही है ना। तो अंदर से 5 गो का जोड़ा बनाकर 5 गो को 1 बनाकर बाहर कर लेते हैं, तो 5 गो 2 है तो 2 बाहर, इसका आंसर 2 होगा। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? तो बस ये राइट आंसर है। बाकी बताओ, और किसी को करते रहिए, नहीं आएगा परफेक्ट में। यानी कहने का मतलब सीधा ये जैसे ही 200 संख्या दिख गया एकदम सीधा साधा, इस तरह से नहीं दिखे। इन सब का भी आंसर रूट में होगा। जैसे 4 है, इसका मतलब 2 4 को निकल गया था अंदर में, तो 2√2 आएगा इसका। तो इसलिए आगे समझिए और क्या बोलूं। इस क्वेश्चन को कीजिए आप लोग। देखिए, यदि कोई व्यक्ति किसी वस्तु को 96 रुपए में बेचता है, उसे 12.5% लाभ पर बेचता है, तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है? ये क्वेश्चन बहुत इजी है। मैं कह रहा हूं कि ये क्वेश्चन बहुत इजी है और अधिकतर लोग
बना लेंगे, लेकिन अधिकतर लोग वो तरीका इस्तेमाल नहीं करेंगे जिससे कि 5-6 सेकंड 10 सेकंड में आंसर आए। बात समझ रहे हैं? तो उस तरीके को समझिए, हालांकि आप बेसिक तरीके से करिएगा। ये जो परसेंटेज हमें दिया लाभ प्रतिशत, इसको हम पकड़ते हैं 12.5%। इसका अगर मैं इतना बराबर लिखना चाहूँ तो ये 1/8 होता है। क्या होता है? 12.5% बराबर 1/8। ये जो नीचे का वैल्यू होता है वह सीपी होता है, और ये जो ऊपर का जो भी मान है वह प्रॉफिट होता है। बात समझ रहे हैं? तो यहाँ पर हमें खरीदता है, इसका मतलब ये हमें सीपी दिया हुआ है, क्रय मूल्य दिया हुआ है, यानी यहाँ पे रियल में 96 रुपया दिया हुआ है। और मैंने जो इसको हल करके देखा तो ये जो 8 है, सीपी 8 है, इस 8 का मान रियल में 96 दिया है। हमें चाहिए क्या? विक्रय मूल्य। और विक्रय मूल्य होता क्या है, इस बात को समझ लीजिए। एसपी होता क्या है? सीपी प्लस प्रॉफिट, सीपी प्लस प्रॉफिट। तो सीपी कितना? 8, प्रॉफिट कितना? ऊपर वाले कितना? 1, तो ये 9। हमें 8 का मान दिया है 96, हमें 9 का मान चाहिए। तो यहाँ से कह सकते हैं 1 का मान क्या होगा? 12। तो 9 का मान कितना होगा? इसको 12 से आप गुना कर दीजिए। 1 का मान 12, तो 9 का मान 12 से गुना कीजिए, तो 12 8 उधर से 108 रुपये। हालांकि यहाँ पर इस चीज को जो मैंने लिखा समझाने के लिए, करने के लिए नहीं, करने के लिए आपको, आपके लिए जो ये तरीका था, जैसे 8 लिखे 1/8, तो आपको इस बात को समझ लेते हैं कि ये प्रॉफिट है, ये सीपी है। तो यहाँ पर 8 का मान हमें 96 दिया है, 8 1 9 का मान हमें चाहिए। तो ये कितना गुना? 12 गुना, तो इसका भी आप 12 गुना कर देते हैं, 108। आपको समझ रहे हैं? तो ये जल्दी करने का तरीका है। बात समझ रहे हैं? तो समझिए, इस बात को समझने का कोशिश कीजिए। और हाँ, अगर अभी तक आप लोग चैनल पर रुके हुए हैं तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि आप इंटरेस्टेड हो। तो अगर पसंद आई हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आप बाद में लाइक करना भूल जाते हैं। मैं देखता हूँ कि वीडियो प्रॉपर लोग देखते हैं लेकिन लाइक करना भूल जाते हैं। तो जो पहली बार आए हुए हैं चैनल पर, वो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अगर चाहते हैं कि हमारी वीडियो आप तक मिलते रहे तो आप सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, जिससे कि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं वो आप तक पहले पहुंचे। बात समझ रहे हैं? तो इस बात को आप समझ सकते हैं, क्योंकि हमारे द्वारा ही नहीं, बहुतों के द्वारा इस बात को सुने होंगे कि अगर आप हमारे वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब बटन को दबा लीजिए, बगल में घंटा वंटा होगा, दबा लीजिएगा। तो ये सब बातें सुनते होंगे, तो लेकिन मैं बोलना पड़ता है क्योंकि आप लोग देखते हैं और निकल जाते हैं। तो जरूर कर लीजिएगा। और दूसरी बात क्या, मैं अपने चैनल का कभी जल्दी जो है नाम वगैरह लेता नहीं हूँ, जिससे कि आपको पता चलेगा हाँ ये फलना चैनल बोला था। बात समझ रहे? तो हो सकता है बाद में ना भी मिले, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि ढूंढना ना पड़ेगा। हालांकि अगर कभी ऐसा मुसीबत आए कि ढूंढना चाहो तो आप जो भी टॉपिक लिखिएगा उसके बगल में वायुमंडल जी लगा दीजिएगा, वह आपको हमारी वीडियो तक पहुंचाने में हेल्प कर सकता है। ये बात वायुमंडल जी, हालांकि मंडल जी का मतलब कोई एटीट्यूड नहीं, सिर्फ मेरा टाइटल है। मंडल जी कहा करते हैं लोग। बात समझ रहे हैं? तो समझिए आगे। नेक्स्ट, विपुल सेवल से 15 वर्ष छोटा है, ठीक है। 12 वर्ष बाद सेवल की आयु विपुल की आयु की 1.5 गुनी होगी। तो सेवल अभी कितने वर्ष का है? देखिए, विपुल सेवल से 12 वर्ष छोटा है, इसका मतलब सेवल बड़ा है, विपुल छोटा है, और इन दोनों का अंतर 16 है। इन दोनों का अंतर 16 है। तो यहाँ पे विपुल शॉर्ट भाषा में लिख दिया, सेवल को S, विपुल को B। बात समझ रहे हैं? तो इनकी वर्तमान आयु को S मान लिया, इसकी वर्तमान आयु को विपुल की B मान लिया। XY की मैंने यहाँ पर झंझट खत्म कर रहा हूँ, इस बात को समझिए। तो
आगे जो कहा है 12 वर्ष बाद शैवाल की आयु विपुल की आयु की 1.5 गुनी थी। तो शैवाल की आयु विपुल की आयु का 1.5 गुनी, 1.5 गुनी का मतलब क्या 3/2। मैं पॉइंट को हटा रहा हूँ इस और कुछ नहीं। तो यहाँ पर शैवाल इस बी को नीचे लेते आइए, ये 3:2, 3/2। अगर मैं कहूँ इस तरह से लिखूँ शैवाल और विपुल, तो ये क्या 3/2। हालांकि मैं डायरेक्ट इसको कर सकता था, 3 लिख सकता था, लेकिन हो सकता है कि बहुतों को समझ में नहीं आए कि ये कैसे। तो ये 12 वर्ष बाद की है अनुपात। ये जो है अनुपात ध्यान से समझिएगा, ये सब तरीका आपको जल्दी आंसर तक पहुंचाएगा। ये जो आयु का अनुपात है ये 12 वर्ष बाद का है, 12 वर्ष बाद का आयु है। बात समझ रहे हैं? आयु का अनुपात है, तो इस बात को समझिए। ठीक, तो अब मैं कहता हूं कि इन दोनों का अंतर कितना है, तो आपका जवाब होगा 1। लेकिन यहां पर रियल में अंतर कितना दिया है 16, यानी इस 1 का अंतर 16 है। तो 3 का मान कितना, 1 का मान 16 है तो 3 का मान 16 × 48। तो हमसे पूछा किसका, शैवाल का, तो बस शैवाल का ही तो चाहिए, इससे कोई लेना देना है नहीं विपुल से। लेकिन ये कब है 12 वर्ष बाद का। ये जो 48 निकला ये आयु 12 वर्ष बाद का निकला है, तो हमें 12 वर्ष पहले जाना है। तो इसमें ये 12 वर्ष मैं घटा दूंगा तो ये कितना आ जाएगा 36, और यही है वर्तमान आयु। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? ये किसकी, शैवाल की। किसकी, शैवाल की 36। तो ये सब तरीका थोड़ा आपको कम समय में जो है आंसर तक पहुंचाने में मदद करेगा, और कुछ नहीं है। हालांकि है वही चीज। अब आप लोग ये भी कह सकते हो कि ये तो अंतर वर्तमान का है, किसका, वर्तमान का, और ये अंतर, ये जो अनुपात है ये 12 वर्ष बाद का है। तो मैं एक बात पिछली वीडियो में भी समझाया था, हो सकता है इस वीडियो में बहुत सारे दोस्त नए आए होंगे, तो हो सके वो उस बात को नहीं समझ पाए हो, तो उसके लिए मैं बता रहा हूँ। हालांकि जो पहले आए हैं वो तो समझ गए होंगे कि मैंने ऐसा क्यों किया। अगर मान लीजिए अभी जो आप और आपके कोई भाई है, आप हो और आपका कोई ब्रदर हो, अगर आप 8 साल के हो और आपका भाई 20 साल का हो, ठीक है, वर्तमान में। लेकिन अगर 10 साल बाद कहें तो आप 18 साल का हो जाओगे, और आपका भाई 10 साल बाद आपका भाई कितना 23 साल का। तो एक बात बताइए, अभी इन दोनों में कितने का अंतर है, तो आपका जवाब होगा 12 वर्ष का। तो यहां भी देखिए तो कितने का अंतर है 12 वर्ष का। तो आप 50 साल बाद भी अपने भाई से तुलना कीजिएगा ना, तो ये अंतर जो वर्तमान में है वो 50 साल बाद भी अंतर होगा। तो इसीलिए मैंने ये वर्तमान का अंतर 12 वर्ष पहले के अंतर के बराबर कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या बात को समझ रहे हैं? तो थोड़ा समझने का कोशिश कीजिए, और क्या कर सकते हैं। मैं समझावत हमरो की लोगो, ये हमारे गांव की लैंग्वेज है जिस परिवेश में मैं रहता हूँ। ओके, तो चलो देखो दोस्त, एक चीज मैं कई दिन से पूछना चाह रहा था लेकिन भूल जाता था। आप लोग हमारे वीडियो कहाँ से देखते हैं? जरा एक बार व्यू कमेंट में जरूर दीजिएगा कि हमारे वीडियो कहाँ तक, किस किस राज्यों के भाइयों तक पहुंच रहा है। एक बार कमेंट में जरूर बताइएगा, ताकि देखिए जानने की हमें भी इच्छुक है कि आखिर हमारी वीडियो जा कहाँ तक रही है और आप लोग पहुंचा कहाँ तक रहे हो, ये आप पर डिपेंड करता है। तो चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वहाँ के बाद बातें तो होती रहेगी। ये जो है टोटल 29 शिफ्ट में से ये इसके बाद सिर्फ एक शिफ्ट बचा है, सिर्फ एक ही शिफ्ट का कराना होगा। इसके बाद मैंने आप लोगों से कहा है कि मैं प्रैक्टिस पेपर को लाऊंगा। क्या आप लोग इसके लिए इच्छुक हैं? तो कमेंट में जरूर बताइएगा। प्रैक्टिस क्वेश्चन में सिर्फ इन्हीं सब क्वेश्चंस को नहीं, बेहतरीन सब क्वेश्चन को लाऊंगा, अच्छा सब क्वेश्चन को, जो कि देखिए नॉर्मल क्वेश्चन को तो बिल्कुल नहीं लाऊंगा।
तो यानी अच्छा क्वेश्चन, नॉर्मल भी लाऊंगा लेकिन अच्छा क्वेश्चन लाऊंगा जिससे कि आपका टॉपिक क्लियर हो। भले ही उस प्रैक्टिस पेपर में 10 क्वेश्चन करें, 15 क्वेश्चन करें, लेकिन अच्छे क्वेश्चन को लाऊंगा। तो आप लोग बताइएगा क्या आप लोग इच्छुक हैं? तो या तो फिर आपका जो भी टॉपिक हो उसको आप अपने हिसाब से बताइएगा, तो मैं कोशिश करूंगा। हाँ, आप लोग जब कमेंट करते हैं तो ऐसा नहीं है कि मैं रिप्लाई नहीं देता हूँ, रिप्लाई देता हूँ, लेकिन अगर किसी का रिप्लाई नहीं दे पा रहा हूँ तो समझिए कि हमें भी हो सकता है बहुत सारे काम हो जिसके वजह से मैं नहीं दे पा रहा हूँ। लेकिन मैं प्रायः सभी का देने का कोशिश करता हूँ पर डे लगभग 6 बजे शाम को, क्योंकि मैं 6 बजे शाम को जो है फील्ड पर जाता हूँ और फील्ड पर कुछ देर टाइम बिताता हूँ और वहाँ पर जाकर जो है आप सभी के कमेंट को रीड करता हूँ, फिर मैं रिप्लाई देता हूँ। तो 6 बजे से 7 बजे के बीच मैं सभी के कमेंट को रिप्लाई करता हूँ। तो कोशिश कीजिएगा कि उस टाइम आपको मिल जाएगा रिप्लाई, तो आप अपना कमेंट वगैरह जरूर किया कीजिए। वहाँ के बाद तो आप समझदार है ही। 144 मीटर लंबी एक ट्रेन, ये बहुत इजी क्वेश्चन से आप कर लीजिएगा। सिर्फ इसको देखिए, मीटर पर सेकंड में निकलेगा, किलोमीटर प्रति घंटा में बदल लीजिएगा, और कुछ है नहीं। ये क्वेश्चंस मैं आप पर छोड़ता हूँ, आराम से कर लोगे, क्योंकि अगर अभी तक आप लोग मेरे ज़्यादा से ज़्यादा नहीं 3-4 वीडियो भी देखे होंगे तो इस तरह के क्वेश्चन तो आपके लिए इजी हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ये कुछ डाटा एनालिसिस का भी क्वेश्चन मैं लाया हूँ, जो कि शुरुआती दौर में स्टूडेंट डरते हैं इन सारे क्वेश्चन से। दी गई सारणी में 4 विद्यार्थी WXYZ द्वारा 4 विषय PCBM में प्राप्तांक किए गए अंक दर्शाए गए। प्रत्येक विषय के अधिकतम अंक 100 हैं। तो M में 4 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंक यानी प्राप्त किए गए औसत अंक किसमें? M में। M कहाँ है? यहाँ है। इसके चारों विषय यहाँ है, इसके चारों विषय यहाँ। तो इनके सभी का यानी औसत अंक हमसे पूछा है। तो चलिए देखिए, फाइंड कीजिए टोटल कितना, इन सभी को जोड़िए। तो अब आप लिखकर जोड़िएगा, लेकिन मैं लिखकर नहीं, डायरेक्ट यहीं पर जोड़ूंगा। 8 6 14 4 18 6 24 यानी 240 और 5 5 10 250। कितना आ गया? 250। टोटल कितने यानी प्रत्येक विषय अधिकतम, तो औसत अंक पूछा है हमसे। कितना क्या पूछा? औसत अंक। तो टोटल कै विषय है? 4 विषय। तो इन 4 से भाग लगाइए, ज्यादा क्या सोचना है। औसत मतलब क्या? दी गई सभी संख्याओं का कुल योग बटे कुल संख्या। तो इसको भाग दीजिए, 4 6 के 24 बच गया, 1 4 दूनी 8 बच गया, 2 4 6 24 आदर 1 4 दूनी 8 4 5 20 यानी 62.5 62 यहाँ पर या इसको हल कीजिए 62.5 ये कुछ भी नहीं है। तो देखिए 4 से क्यों भाग दिया? क्योंकि 4 विषय है, मतलब कि 4 विद्यार्थी है WXYZ। तो औसत तो कुल पर ही, तो कुल संख्या पर यानी कुल योग बटे कुल संख्या, यही तो होता है औसत, है कि नहीं? तो इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट, निर्देश दी गई सारणी में 4 विद्यार्थी WXY, वही बात है यहाँ पर भी, क्वेश्चन यहाँ से है। दी गई जानकारी के आधार पर वह विद्यार्थी जिसने PCMV को मिलाकर सबसे कम प्रतिशत प्राप्त किया है वह कौन है? तो चलिए देखते हैं वह कौन है। तो इन सभी W का अगर मैं जोड़ूं तो 9 7 16 5 21 8 29 यानी 290 प्लस 5 295। अब भी ऐसे जोड़िए, जल्दी जुटेगा, टाइमिंग कम लगेगा। ओके नेक्स्ट देखिए यहाँ पर 5 8 13 9 22 6 28 5 5 10 यानी 280 10 290 6 2 8 9 17 4 21 210 इसका योग 210। इसको जोड़िए 9 8 17 4 21 6
27,5,275, तो ये आ गया 275। इन तीनों इन सभी का योग हमने निकाल लिया। तो अब मैं ज़्यादा यहाँ पर नहीं सोचूंगा, जिसका सबसे कम आया होगा योग उसी को मारूंगा। क्यों? देखिए 210 किसका है? y का, तो हम कहूँगा कि यह y का सबसे कम प्रतिशत है। कैसे? क्योंकि इसने कहा कि सभी अधिकतम जो है 100 अंक का है, जो हम परसेंट निकालेंगे तो 100 अंक का एक विषय, तो 4 विषय कितने? 400 विषय का है ना। तो इसका कितना, अगर मैं इसका प्रतिशत निकालना चाहूँ, तो ये बात को ध्यान से समझिएगा, मैं इसका प्रतिशत अगर 200 जो W का प्रतिशत निकालना चाहूँ कि ये कितने परसेंट टोटल नंबर लाया, तो 295 टोटल कितने नंबर में से, अगर जो है विषय P, C, B, M जो भी है, तो ये सभी 100 नंबर के थे। सभी कितने थे? 100 नंबर के, तो 400 नंबर पर 295 लाया है। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? 400 नंबर पर 295 लाया। प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुना करते हैं, तो ये प्रतिशत निकलेगा। तो एक बात बताइए, जो x भी होगा वो भी तो 400 नंबर पे निकाला होगा, ये 290 लाया होगा। जो y होगा वो भी 400 ही नंबर पर 210 नंबर लाया होगा। तो यहाँ जो है यानी सेम प्रोसेस यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये 100 और 400 सेम प्रोसेस होगा। तो क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क पड़ता है कि अगर ये चीज ना भी करूँ तो डायरेक्ट हमें आंसर मिल गया कि y जो है सबसे कम प्रतिशत नंबर लाया है। जैसे आपसे भी पूछा जाएगा आपने 10th में कितने परसेंट नंबर लाए हैं, तो आप क्या करते हैं कि आप जितने भी नंबर लाए हो, 402 हो सकता है कि आपका टोटल कितने सब्जेक्ट होंगे, कितने नंबर का एग्जाम हुए होंगे 500 का, तो आप 100 से गुना करते हैं, तो ये आपका परसेंटेज फाइंड होता है। क्या मेरी बात को समझ रहे? तो वही चीज तो यहाँ भी करना होगा ना। तो यही है और कुछ नहीं है इसमें। तो नेक्स्ट देखिए, तो इसलिए मैं यहाँ पर जो कहा कि डायरेक्ट जो कम है उसी को आंसर मारिए। तो y का सबसे योग कम निकला, तो उसी का प्रतिशत सबसे कम होगा। ओके, नेक्स्ट उम्मीद करते हैं कि आप समझ पा रहे होंगे। नीचे दी गई सारणी कक्षा 10 में विद्यार्थी की संख्या का विवरण देती है। अनुभाग ए और अनुभाग बी, मध्य अवधि और अंतिम परीक्षा दिया हुआ है। तो ये कुछ मध्य अवधि और अंतिम परीक्षा के बारे में दिया है, जिसमें भाग ए और भाग बी है। इस क्वेश्चन को डाटा के अनुसार पढ़ते हैं। क्वेश्चन अच्छा है, भले इसका डाटा थोड़ा सा हार्ड हो, लेकिन प्रश्न अच्छा है। आप करने का कोशिश कीजिए, यहाँ प्रैक्टिस रहेगी तभी आप एग्जाम में जल्दी कर पाओगे। इस बात को समझने का प्रयास करें, कोशिश करें। तो यहाँ पर देखिए क्या है, तो हमसे पूछा है कि दी गई जानकारी के आधार पर अंतिम परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले अनुभाग ए के विद्यार्थी का प्रतिशत। अंतिम परीक्षा में जो है, अंतिम परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले अनुभाग ए है। अब मैं ढूंढूंगा कि अंतिम परीक्षा में कौन कौन उत्तीर्ण हुए, कितने लोग हुए। तो यहाँ पर कह रहा है उन विद्यार्थियों की कुल संख्या जो दोनों परीक्षाओं में अनुत्तीर्ण है। तो यहाँ पर तो अंतिम वाला है ही नहीं, ना ही अंतिम वाला, ना प्रथम वाला है, ना ही मध्य अवधि वाला है। जो भी है, उन विद्यार्थियों की संख्या जो मध्य अवधि में अनुत्तीर्ण है परंतु अंतिम परीक्षा में उत्तीर्ण है, परंतु अंतिम परीक्षा में उत्तीर्ण है। और इसने ये भी कहा है कि अंतिम परीक्षा में उत्तीर्ण हो। इसका मतलब ये 14 डाटा हमको लेना होगा, क्योंकि इसमें कहा है कि अंतिम परीक्षा में उत्तीर्ण है। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? नेक्स्ट ये क्या कह रहा है, उन विद्यार्थियों की संख्या जो मध्य अवधि की परीक्षा में उत्तीर्ण रहे परंतु अंतिम परीक्षा में अनुत्तीर्ण रहे, यानी इसमें फेल हो गया है, हमको पास वाले चाहिए। तो ये वाला डाटा नहीं ले सकते, इसका डाटा हम नहीं ले सकते। अभी देखिए, उन विद्यार्थियों की संख्या जो दोनों परीक्षाओं में उत्तीर्ण हो, दोनों परीक्षाओं में उत्तीर्ण हो। तो ये देखिए, दोनों परीक्षा मतलब क्या, मतलब कि मध्य अवधि वाला में, मिडिल परीक्षा में भी वो उत्तीर्ण है और
अंतिम बलाम भी उत्तीर्ण है, दोनों कहने का मतलब ये नहीं इसमें अंतिम बला भी तो आ गया, इसका मतलब इस डाटा को भी हमें लेना होगा। तो कुल कितने अंतिम परीक्षा में उत्तीर्ण हुए, तो मैं यहाँ पर चलिए थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे करने का कोशिश करता हूँ। देखिए तो यहाँ पर टोटल जो अंतिम परीक्षा में उत्तीर्ण हुए कितने लोग, 4 4 8 6 1 7 78 लोग उत्तीर्ण हुए अंतिम परीक्षा में। टोटल कितने में से अनुभाग 1 के बारे में ना पूछा गया था, तो टोटल अनुभाग ए में कितना है 78 और 28 यहीं पर जोड़ लेते हैं। इन दोनों को तो मैंने जोड़ लिया, 78 आया है, 28 और 6 34, 78 प्लस 34 तो 8 4 12 4 3 7 112। इससे इसका हमसे परसेंटेज पूछा है, तो परसेंटेज के लिए 100 से गुना, इसको आप डिवाइड कीजिए, आपका आंसर ये आएगा। मैंने कैलकुलेट ऑलरेडी पहले किया है क्योंकि हमें पता है कि यहाँ भाग लगाने में थोड़ा सा जो है हार्ड है, ज़्यादा हार्ड तो नहीं कर सकते हैं, थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, तो आप कर लीजिएगा। जो भी आए मेरे में से यही है, देख लीजिएगा। तो ये टोटल मैथ के क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है जहां से आप हमारे टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं। स्कैन करके आप फोन पे से स्कैन मत कीजिएगा, ना ही गूगल पे से। आपका कहने का मतलब मोबाइल में एक ऐसा सिस्टम होगा स्कैन करने का जहां से आप स्कैन कीजिएगा, डायरेक्ट आपको हमारे टेलीग्राम तक पहुंचा देगा, जहां पर मैं पीडीएफ वगैरह या क्यूज टाइप क्वेश्चंस वगैरह मैं डाला करता हूं और अदर नोटिफिकेशन भी दे दिया करता हूं, जो भी होता है तो वहीं पर मैं देता हूं। तो जुड़ जाइएगा, आपके लिए ही बेनिफिट होगा, नहीं तो मेरा क्या। आप हंसते रहो मुस्कुराते रहो, मेरा क्या है, लोग आपको ही पागल कहेंगे। ये बात मैंने बहुत दिन पहले किसी और को कहा था, ये बात कैसा लगा बताइएगा, हमें तो हंसी आ रहा है। आधे कोई लड़का 600 न्यूटन के बल के साथ 4 मिनट में 20 मीटर की दूरी तय करता है, तो लड़के द्वारा खपत की जाने वाली ऊर्जा बताइए। खपत की जाने वाली ऊर्जा के बारे में पूछ रहा है। तो एक बात बताइए, जो आपका ऊर्जा कहें या शक्ति कहें, दोनों बात तो मेरे में से बराबर ही होगा। तो W बराबर क्या होता है, F इंटू S, एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। दूसरा बात, आपने शक्ति या ऊर्जा जो भी हो तो उसके बारे में जो आपने पढ़ा होगा वह W/T पढ़ा होगा। ये तो फॉर्मूला आपने तो पढ़ा ही होगा, है कि नहीं। तो मैं यहाँ से पहले कार्य निकाल लेता हूँ कि उसने कार्य कितना किया। तो बल हमें F का मान 600 दिया और S विस्थापन ये जो है S 20 मीटर दिया है। तो यहाँ से कह सकते हैं कि ये कितना 1200, 12 6 दूनी 12, उस पर 3 जीरो नहीं 12,000। W हमारा 12,000 निकल गया। ओके, और हमसे टाइम 4 मिनट दिया है। क्या ये तो SI यूनिट में था, ये भी SI यूनिट में, तो क्या ये मिनट जो है ये SI यूनिट है क्या? टाइम का SI यूनिट, समय का SI मात्रक क्या होता है? तो आपका जवाब होगा कि सेकंड होता है। तो ये मिनट में क्या कर रहा है, इसको बदलिए ना, 4 मिनट को आप सेकंड में बदलिए, 60 से गुना कर दीजिए, है कि नहीं। तो ये सेकंड में यानी 4 गुना 60। अब हल कीजिए, आप आंसर तक पहुंच सकते हैं। कहीं कहीं देखिए या आपका P बराबर भी यही फॉर्मूला देखने के लिए मिलेगा, या आपका E बराबर भी देखने मिलेगा। तो कहीं ना कहीं ये शक्ति के भी बारे में पूछ रहा है या ऊर्जा के बारे में पूछ रहा है, दोनों बात एक ही है। तो यहाँ से इसको कटाइए, ये कटा ये कटा, 4 से 3 बार मैंने 300, और ये 300/6 50 तो आ गया, 50 वाट। शक्ति का ऐसा है मतलब क्या, वाट। इसका मतलब
शक्ति बराबर भी यही फार्मूला, एनर्जी बराबर भी यही फार्मूला। तो ये 50 वाट हमारे पास आंसर आ गया। क्या मुझे बात समझ गए? नेक्स्ट देखिए, ओके आगे 20 न्यूटन का एक बल एक द्रव्यमान 10 केजी की एक वस्तु पर लगाया जाता है तो उत्पादित त्वरण, ये बहुत इजी है। F बराबर यहाँ पर A में A लगा सकते हैं। ये आपके पास F है, ये आपका M है, हमसे A पूछ रहा है, पुट कीजिए 20 M 10 A हमसे पूछ रहा है, ये कटा तो ये बराबर क्या 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि त्वरण का ऐसा मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये इजी सब है, आप आराम से फाइंड कर सकते हो। देखिए नेक्स्ट और कुछ क्वेश्चंस होंगे, थोड़ा देर ठहरिए, सभी क्वेश्चंस करके जाइए, मजा आएगा। उद्योग में उपयोग की जाने वाली शक्ति की इकाई क्या है? देखिए ऐसे तो वाट, किलोवाट, इन सब में शक्ति को मापते हैं, लेकिन उद्योग में फैक्ट्री वगैरह में HP में मापा जाता है। बात समझ सकते हैं, ये अश्व शक्ति में मापा जाता है। नेक्स्ट और लेकिन हाँ एक क्वेश्चन बताइएगा, घरों में जो मापा जाता है बिजली की खपत, वो किस में मापा जाता है आमतौर पे? तो बताइए बल समीकरण में F किसके बराबर है? अभी तो बताया F बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुना त्वरण यानी ma। ये आपका क्या है, स्थितिज ऊर्जा। ये आपका क्या है, संवेग। ये आपका V बराबर U प्लस AT। तो ये फॉर्मूला यानी वेग के बारे में, अंतिम वेग अगर निकालना हो तो ये लगा सकते हैं। तो हमसे F के बराबर पूछा है तो ये होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से क्या प्रकृति में कभी अकेले विद्यमान नहीं होता है? तो ये आपका बल जो है ये प्रकृति में कभी भी अकेले विद्यमान नहीं हो सकता है। ये न्यूटन ने भी कहा था कि जो है बल वह क्रिया है जो दो निकायों के बीच लगती है, या कहने का मतलब दो वस्तुओं के परस्पर बीच में लगती है। ऐसे मान लीजिए हवा में आप हाथ गोड़ कितना मारिए ना, किसी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगर बीच में दीवार आ जाए तो फिर आपका पता चल जाएगा कि बल क्या है कि नहीं। तो बल होने के लिए दो चीज चाहिए, जैसे आपका हाथ हो गया और बगल में दीवार। तो जब तक हाथ इसमें दीवार से नहीं टकराएगा तो आपका एक निकाय हाथ भी है, दूसरा निकाय आपका दीवार भी है। बात समझ रहे, तभी काम करेगा। तो बल हमेशा जो होता है दो वस्तुओं यानी दो निकाय पर क्रिया करती है। आप समझ रहे हैं, ये न्यूटन ने ये बात भी बताई थी। इसको मैंने कम्युनिटी पोस्ट में भी डाला था, लगभग स्टूडेंट सही ही किए थे। एक बल 1 केजी वस्तु की चाल को 1 मीटर प्रति सेकंड से 8 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ा देता है तो किया गया कार्य क्या होगा? देखिए एक कार्य बराबर एक फॉर्मूला, एक आपने ये भी पढ़ा होगा, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, वो भी कार्य कहलाता है। तो गतिज ऊर्जा मतलब क्या, हाफ mv² है ना। तो या तो ये भी कह सकते हैं कि हाफ m को कॉमन ले लेते हैं। पहले मैं फार्मूला लिख देता हूं ताकि आप लोग को समझने में आसानी हो जाए। हाफ mv² माइनस हाफ mu²। एक गतिज ऊर्जा में चेंज है और इसको ही कार्य भी कहा जाता है। तो हाफ m भी दोनों में सेम है, कॉमन ले लीजिए, v² माइनस u²। तो यहाँ पर हाफ m का मान कितना होगा 1 kg, v कितना 8, यानी ये आपका प्रारंभिक वेग है, ये अंतिम वेग। तो v कितना 8, 8 8 64, 4 चौके 16। तो हाफ
1 से गुना करें या ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता है। 64 में 16 गया, 48, 48 को 2 से भाग दीजिएगा 24, ये आपका 24 जूल राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? तो समझिए, इन सब में कुछ रहता नहीं है, अगर आपके दिमाग में फार्मूला रहा तो अच्छे से बना लोगे। दो वस्तुओं के बीच, देखिए क्या हो गया, कहीं एंगलिंग करना क्या, चलिए। दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल F यदि दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान उनके बीच की दूरी को बदले बिना उनके मूल्य द्रव्यमानों की 1/4, तो गुरुत्वाकर्षण बल कितना होगा? गुरुत्वाकर्षण बल कितना होगा? ठीक है, उनके बीच की दूरी को नहीं बदलना है, सिर्फ द्रव्यमान, मूल्य द्रव्यमान को बदलना है। तो गुरुत्वाकर्षण बल F बराबर आपने फार्मूला पढ़ा होगा, G m1 इंटू m2 बटे r²। ठीक है, इतना आपने पढ़ा होगा। तो ये तो पहले बल ये है, इतना बल है, हमें निकालना है दूसरा बल, ये F1 अगर मान लेते हैं ये है, तो हमें दूसरा बल निकालना। G से m2, ये तो मतलब कि स्थिरांक है, नियतांक है, तो इसका तो कोई मतलब है नहीं। लेकिन कहता है कि मूल्य द्रव्यमानों का 1/4, यानी m1 को भी 1/4 कीजिए, m1 बटे 4, और m2 को भी 1/4 कीजिए, m2 बटे 4। दूरी को बिना बदले, दूरी को नहीं बदलना है, दूरी जो है वही है। तो मैं यहां से अगर देखूं तो F2 बराबर क्या निकल जाएगा? तो G तो सेम टू सेम है, m1 बाहर निकालिए, m2 को भी बाहर निकालिए, नीचे में r² लिख दीजिए, तो बचा क्या? 1/4, 1/4 मतलब कि ये आपका 1/16 क्या हो गया? 1/16। पहले मान, मेरा कहने का मतलब पहले मान इतना था, इसका अब ये कितना गुना हो गया है? तो आपका जवाब होगा कि 1/16 गुना हो गया है। F2 जो है, दूसरा बल जो है 16 गुना हो गया है, 1/16 गुना हो गया है। ये आपका राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट समझने का कोशिश कीजिए, नहीं तो हम कितना समझाएंगे, हाथ घोड़ पकड़कर, फिर भी आप नहीं समझ पाओगे जब तक आप कोशिश नहीं करोगे। इस बात को समझिए। 40 kg की एक लकड़ी, अच्छा लकड़ी है, लड़की है, दौड़कर एक विमान की सीढ़ियां 4 सेकंड में 5 मीटर चढ़ती है, तो विकसित शक्ति क्या होगी? तो P बराबर, कल भी मैंने एक फॉर्मूला बताया था कि W/T, और W बराबर mgh भी होता है अपॉन T। तो हमें m दे दिया यहाँ पर 40, और G दे दिया 10, T दे दिया 4 सेकेंड, H दिया 5 मीटर। तो बस पुट कीजिए, जो भी है, ये H है, ये आपका G है, ये है, ये आपका T है, बस पुट कीजिए। m का मान कितना? 40, और G का मान 10 लेना है, H का मान 5 लेना है, अपॉन T कितना? 4 सेकेंड है, सब कुछ ऐसा यूनिट में है, तो काम आसानी से हो जाएगा। तो ये और कुछ है क्या? एक विमान की सीढ़ियों को 4 मीटर चढ़ती है, 4 मीटर चढ़ती है, तो उसके द्वारा विकसित शक्ति क्या होगा? शक्ति बराबर W/T देख लेते हैं। तो ये यहाँ से कट गया, कितने बार में? 10 बार में। 10 10 100 गुना 5, 500 आ गया, 500 वाट। देखिए W बराबर mgh, यानी कार्य बराबर mgh भी होता है, स्थितिज ऊर्जा, यानी इसको स्थितिज ऊर्जा भी कहते हैं। मेरे बात को समझ रहे हैं? स्थितिज ऊर्जा। तो ये आपका फार्मूला था, ये फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखिए, और एक आध क्वेश्चन होना चाहिए, आज कुछ ज्यादा क्वेश्चन तो नहीं हो गया, चलिए कोई बात नहीं है। यदि द्रव्यमान 25 kg एक बॉक्स को F न्यूटन बल द्वारा 15 मीटर तक धकेला जाता है, तो इस प्रक्रिया में किया गया कार्य 480 जूल है, तो F का मान क्या होगा? यानी आपको ये बात तो पता है कि F बराबर क्या होता है? F बराबर क्या होता है?
ये हमसे एफ का मान पूछा है, हमको दिया है 480 जूल mgh। हाँ, यहाँ पर आप mgh लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं? ये आपका जो कार्य बराबर दिया W बराबर, आप यहाँ पर mgh लगा सकते हैं। देखिए, इस प्रश्न को देखने पर आपको सूत्र याद आ जाना चाहिए कि यहाँ पर क्या लगेगा। W दिया है हमें 480 जूल, m क्या है 25, g का मान जो भी हो, g देख लेते हैं, निकल सकता है जो भी हो, या तो आप 10 भी ले लेते हैं, नहीं g का मान ही निकालना है, इनटू और ये 15 मीटर। तो यहां से अगर मैं देखूं कहां पे मिस्टेक कर रहा हूं, ओह समझिए समझ के ना समझे। देखिए mg ये क्या है? ये जो mg है यही तो आपका बल है। क्या है? बल। F बराबर क्या होता है? m a भी त्वरण और g भी त्वरण, a भी त्वरण और g भी त्वरण है। तो इसका मतलब यही तो बल है, और F बल जो कहने बोला F न्यूटन है, h हमें दे दिया 15 मीटर। बस यहां से यानी कहने का मतलब इस mg के जगह पर हम ma भी लिख सकते हैं, जो कि F के बराबर होता है, जो कि F के बराबर होता है। इस 25 से कोई लेना देना हमको नहीं है, इस 25 से कोई लेना देना नहीं है, इस बात को समझिए। 480/15 बराबर F, तो ये 15 तिया 45, बच गया कितना? 3 15 32 न्यूटन। F बराबर कितना आ गया? 32 न्यूटन। तो देखिए बस यही था ना, मैं भी एक पल के लिए चकरा गया, आखिर ये क्या हो रहा है। तो हालांकि समझिए बात को, ये mg या ma दोनों एक ही बात है। ये भी g भी आपका त्वरण है और ये भी आपका a भी त्वरण है। तो बल बराबर क्या है? द्रव्यमान गुना त्वरण। देखिए आपने भार बराबर पढ़ा होगा, mg क्या पढ़ा होगा? भार को हम mg कहते हैं। भार एक प्रकार का बल भी है। भार का एसआई मात्रक और बल का एसआई मात्रक दोनों एक ही होता है। तो इस बात को यहां से भी आप रिलेट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए, एक बाइक विश्राम से शुरू करती है, लगातार तेजी के साथ पहाड़ी से लुढ़कती है, 20 सेकंड में 300 मीटर दूरी तय करता है। तो इसका त्वरण क्या होगा? तो ठीक है, देखिए इसको कैसे कर सकते हैं। 1 मिनट, थोड़ा सा मैं पानी पी लूं। चलिए देखिए, तो यहाँ पर विश्राम से शुरू करता है। तो यहाँ पर मैं कौन सी फॉर्मूला लगाऊं? मैं कहता हूं कि इसमें दो चीज है, एक तो a का मान दिया है, एक f का मान दिया है। तो मैं किसी एक को फाइंड कर लूं तो हमारा आंसर आ सकता है। चलिए कोशिश करता हूं, दोनों को फाइंड कर लूंगा। तो हमें चाहिए, पहले त्वरण पूछ रहा है, तो त्वरण से रिलेटेड हमारे पास यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है? t दिया हुआ है 20 सेकेंड, s दिया हुआ है 300 मीटर, और प्रारंभिक वेग विश्राम से शुरू हो रहा है, यानी u हमें दिया हुआ है 0, a हमसे पूछ रहा है। तो इन चारों से रिलेटेड कोई फार्मूला है क्या? तो आपका जवाब होगा कि हाँ, एक फार्मूला तो मेरे दिमाग में आ रहा है, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, क्या है कि नहीं? तो s तो यहाँ पर समझिए s कितना? 300 मीटर। ये जो दूरी है ये क्या है? ऐसी तो है। u कितना? 0। तो 0 से गुना कीजिए t को, तो ये तो 0 ही बन जाएगा। हटाइए ना, दिमाग का। a का मान हमें निकालना है, t कितना? 20 सेकेंड, और t स्क्वायर है तो इसका मतलब 20 गुना 20 400।
तो ये कट जाएगा 200। तो यहाँ से इसको सोल्व कीजिएगा तो ये बराबर कितना आ जाएगा 300 बटे 200, 300 बटे 200। तो ये कटा था, ये बराबर 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो कहीं 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है क्या? हाँ है, एक ही गो में है, तो ये आ गया। वहाँ के बाद बल आप निकाल ही सकते हो, क्योंकि आपके पास तो द्रव्यमान दे दिया, ए निकाल ही लिए, तो एक बराबर क्या ए में लगा कर निकाल लीजिएगा। हालांकि एक निकल गया तो जरूरी नहीं है कि पूरा सॉल्व करें। ओके, तो ये टोटल मैंने क्वेश्चंस कंप्लीट करा दिया। ये कॉम्बिनेशन वीडियो आपको कैसा लगा जरूर आप कमेंट करके बताइएगा। उम्मीद करते हैं कि पसंद तो आई होगी, अगर नहीं आई होगी तो मैं क्या कर सकता हूँ, लेकिन मेरे उम्मीद से पसंद आना चाहिए। और दूसरी बात, हो सकता है कि मैं सभी 100% लोगों को संतुष्ट नहीं कर सकता हूँ, बात समझ रहे? 100% लोगों को मैं संतुष्ट नहीं कर सकता हूँ। मेरा कोशिश रहता है मैं सभी को प्रॉपर समझा सकूं, बता सकूं, मेरे तरीके को फॉलो कर सके सभी लोग, लेकिन नहीं, हाँ मैं कितनों कुछ करूं सभी को नहीं समझा सकता। तो उससे आपको मतलब चलिए जो भी हो, तो बाकी बात अब जो भी हो, अब अगर अभी तक आप रुके हुए थे, आपको सही लगा होगा तो एक लाइक कर दीजिएगा, हो सके तो एक स्टडी ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा, या आपका जो भी हो, अच्छे मित्र हो, भाई हो, बंधु हो, जो भी, उसमें शेयर कर दीजिएगा और प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। जिससे देखिए ये सब करने से हमें कुछ खास मिलता नहीं, लेकिन एक अलग खुशी मिलता है। अगर आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हो तो एक खुशी मिलता है कि जो हम आपके लिए कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपको पसंद आ रहा है, आपको बेनिफिट मिल रहा है, बात समझ रहे हैं। और मैं जानता हूँ कि जो तरीका मैं यहाँ पर कराता हूँ, बहुतों मतलब कि बहुत सारे जो लोग हैं अभी नहीं करा रहे हैं, वो सिर्फ मैं बहुतों को देखा हूँ कि वह सिर्फ तरीके को बताता है कि कैसे किया जाए किसी भी प्रश्न को, लेकिन उस प्रश्न को कैसे जल्दी किया जाए इस तरीके को नहीं बताता है, और लोग वहीं पर फंसे रह जाते हैं। तो बाकी बात तो आप समझदार हैं, समझिए, तो प्लीज इन सब चीज़ों को फॉलो कीजिए ताकि मैं आपके लिए और भी अच्छी वीडियो बना सकूं। और क्या कर सकता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।